अस्सलाम वालेकुम। चैनल होम एचडी पर प्रोग्राम है सेहत की बात यासिर अब्बास के साथ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है चाइल्ड डिजीज़, यानी बच्चों में पैदा होने वाली बीमारियाँ, इनका इलाज किस तरह से किया जाता है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मिशाल खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। आप गुज़िश्ता 30 साल से ज़ायद से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत से मरीज़ों को शिफा याब कर चुके हैं और अभी तक खिदमत का सिलसिला जारी है। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून हैं कि आपने हमें वक्त दिया। और डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बिलखुसूस पोलियो के हवाले से, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त हम अगर देखें तो पूरी दुनिया में पोलियो जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो बहैसियत एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन आप क्या समझते हैं कि इस बीमारी का हल क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जिहाद कर रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। पोलियो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुनास को बता दूं कि एक मूजी मर्ज़ है। एक दफ़ा अगर पोलियो किसी को हो जाए तो उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप एहतियात इलाज से बेहतर है। तो देखो, अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में अभी पोलियो फ्री है, पूरी दुनिया में अब जाओ तो पोलियो नहीं है। सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान, उसमें अभी तक पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारे पास जो केसेस रिपोर्टेड हैं वो अभी 20 केसेस रिपोर्टेड हैं पोलियो के। इसमें 2 जो है ना हमारे 18 केसेस आपके केपी केस हैं और 1-2 आपके केसेस आपके बलूचिस्तान से हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज़ से बचाएं। इस मूजी मर्ज़ से बचने का तरीका क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हर सेंटर में API सेंटर बनाए हैं। तो वो जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे उनको हिफाजती टीमों को कोर्स किया जाता है और पोलियो का टीका पिलाया जाता है। इसके अलावा हमारे अपने पोलियो डेज़ हम बनाते हैं। हर 3-4 महीने के बाद पोलियो डेज़ हमारी टीम जाती है पूरी कराची में और हम डिस्ट्रिक्ट मुख्तस करते हैं और घर टू घर जाते हैं। वहाँ पे कोई मोहल्ले में कोई मेन जगह पे और वहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चों को पोलियो पिलाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे माइंड सेट है कुछ लोगों का कि कहते हैं पोलियो का तो कोई फ़ायदा नहीं, पोलियो पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने भी पोलियो की कतरे नहीं पिए, मैं भी जवान हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है सर। मिथ्स बनी हुई हैं, इसको बोलते हैं मिथ्स हैं, जो कि गलत बिलीफ हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को अपनी इस बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को 2 कतरे पोलियो ज़रूर पिलाएं। हाँ, बाद लोग कहते हैं कि उसके नुकसानात हैं कि भाई ये कल अगर हमने पोलियो के कतरे पिलाए तो कल जब बड़ा होकर तो जब शादी करेगा तो उसके बच्चे नहीं होंगे, इनफर्टाइल होंगे। हालांकि ये गलत बात है। गलत। मैंने खुद कितनी दफ़ा पोलियो के कतरे पिए हैं, हमने सब बच्चों को पिलाते रहते हैं। कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा बहुत है। एक दफ़ा बच्चा माजूर हो जाए ना तो सारी उम्र वो उसका हाथ काम नहीं करता, उसका पाँव काम नहीं करता है, वो बच्चा पैरालाइज होता है और फैमिली पे बर्डन होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को ये हिफाजती टीके ज़रूर पिलाएं, 5 साल से कम बच्चों को। देखो, हमारे पास उलमाए कराम के फ़त भी मौजूद हैं। बाद लोग कहते हैं ना कि ये जो दवाई है उसमें कुछ सूर पिक का कुछ चर्बी है, कोई अंग्रेज़ों की दवाई है। ऐसी बात कोई नहीं है, ये इंसानों के फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं और हमारे पास फ़त्वे हैं जहद उलमा कराम के कि अपने बच्चों को मुरी बचाने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। तो उसमें प्लीज़ रेजिस्ट ना करें, आपका फ़ायदा होगा, कौन का फ़ायदा होगा। सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बिल्कुल गुज़िश्ता कई सालों से हम लोग यकीनन इस चीज़ को देख रहे हैं बहैसियत एक आम आवाम भी जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि कोई भी मिथ अगर आम हो जाती है तो ऑब्वियसली लोग उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एक मिथ अगर बनती है तो उससे 10 मिथ्स और निकल आती हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं।
अच्छा सर, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब के साथ ही साथ अगर पोलियो के अलावा अगर हम बच्चों को हिफाजती टीके जो लगते हैं ख़ासतौर पर पैदाइश के फ़ौरन बाद, एक तो मैं चाहूँगा कि सर हमारे जो वो सामीन हैं और नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ये जान सकें कि हिफाजती टीके जो हैं वो किस एज तक लगाए जा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि सर इनके औकात की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। अच्छा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। देखो, ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया ना हिफाजती टीकों को, वो तकरीबन 1974 से शुरू किया, 75 से, तो उसके 25 और 20 तकरीबन 50 साल हो गए तकरीबन। और ये इसका बाकायदा हमने एक शेड्यूल तैयार किया हुआ है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक टीका लगता है जिसे हम BCG बोलते हैं, और साथ पोलियो के 2 कतरे पिलाते हैं। इसके बाद फिर 6 हफ्ते के बाद हम एक कार्ड देते हैं, बच्चे का नाम वज़न सब लिख के, फिर उसको बोलते हैं कि 6 हफ्ते के बाद फिर आपने इस सेंटर पे आना है, और 6 हफ्ते के बाद फिर हम उसको जो हमारा कोर्स है बच्चों की हिफाजती टीकों का फिर वो इंजेक्शन भी लगाते हैं और पोलियो कतरे भी पिलाते हैं। इसके बाद फिर 10 हफ्ते, फिर 14 हफ्ते, इसके बाद फिर 9 महीने पे फिर हम उसको बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि नाम पे आपको पता है पाकिस्तान में ये आउटब्रेक हुआ था टाइफाइड का, इंटेरिक फीवर का, तो हमने कोशिश की हुकूमत की ताउन की वजह से कि 9 महीने में एक तो खसरे का टीका लगता है, अब हम टाइफाइड का भी टीका भी लगा लेते हैं, और एक और बीमारी है जिसे वायरस रूबेला है, उसको भी हम टीका लगाते हैं। तो ये प्रोग्राम है जो कि हम कार्ड में सबको बताते हैं। इस तरह अगर याद नहीं रहे, वो कार्ड के मुताबिक वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने सेंटर में, नज़दीक सेंटर में जाएं और ये बच्चों का हिफाजती टीकों कोर्स कंप्लीट कराएं। ये तकरीबन 11 डिजीज़ हैं जो कि मूजी मर्ज़ है, 11 बीमारियां जिसमें नमूनिया है। देखो नमूने से कितने बच्चे मरते हैं, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार है, तशन्नुज है, डिफ्थीरिया आजकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो आपके जो गले में सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, और इसकी कम्प्लिकेशन की वजह से दिल पर असर पड़ता है और बच्चे की एक्सपायरी होती है। तो ये अगर टीके किसी ने लगवाए हैं, अपना कोर्स कराए, तो इंशाल्लाह ये बीमारियाँ से बच्चे, इस बीमारियों से बच्चे महफूज होंगे, इंशाल्लाह बच्चा एक यूज़फुल होगा और सोसाइटी का फ़ायदा होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक बहुत ही आम मर्ज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक तो उसके मुतालिक आप थोड़ा बहुत हमारे देखने वालों को बता दीजिए, और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि उसके मुतालिक आपके पास तकरीबन कितने केसेस आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसके हवाले से बताइए, जो कि है गैस्ट्रो। क्योंकि सर नॉर्मली हम ये देखते हैं, इवन बड़ों के बीच में तो ये आ ही रहा था प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये जो अपने नाम है गैस्ट्रो, इसको अक्सर आम लोगों ज़बान में बोलते हैं मोशंस, दस्त की बीमारी, मोशन की बीमारी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम अंग्रेज़ी में और मेडिकल में बोलते हैं। क्या होता है कि बच्चे अक्सर जो है ना, जो हाइजीन, बाहर की जो चीज़ें खाते हैं, हाइजीन सही नहीं होता, और जिस तरह मैंने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, उसमें वैक्सीन भी नहीं लगाए तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो बच्चे जो उसकी सफाई सुथराई नहीं होती, बाहर की जो चीज़ें खाते रहते हैं, घर में अगर सफाई नहीं होती, हाथ खाने से पहले नहीं धोते, तो वो जो भी चीज़ें नीचे पड़े होते हैं मुँह में डालते हैं, तो बच्चों को गैस्ट्रो या मोशन हो जाते हैं। ये गैस्ट्रो या मोशन से क्या होता है कि वजूद से पानी भी खारिज हो जाते हैं, नमकियात भी खारिज हो जाते हैं, और उससे मौत का ख़तरा भी होता है। पहले ज़माने में गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाप की बीमार होती थी, बच्चों की सबसे नंबर 1 बीमारी। फिर हमने कोशिश की, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे सीनियर ने, और एक ORS मार्केट में आ गया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अब सबको पता है कि भाई जब भी बच्चों को दस्त होती है हम उसको घर में ORS पिलाएं। अभी इस 2 नंबर पे आ गई। अभी जो टॉप नंबर की जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, नमूनियाज़ हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है वालिदैन से, और कि अपने बच्चों को साफ़ सुथरा चीज़ें खिलाएं। एक तो वैक्सीनेशन लगवाएं जो मैंने जिक्र की, इसके बाद बाहर की जो जंक फूड हैं, जो रेडियो पे जो लोग चीज़ें बेचते हैं, इसमें मुख्य बिन बनाती हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड करें। हाइजीन का ख्याल रखें। घर में अगर बच्चा बाथरूम जाए तो फ़ौरन बाथरूम से निकल के उसको बोलो हाथ धो लें, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, खाने के जो सारे टेबल, जो सारा एरिया उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इससे बच्चों को मोशन नहीं लगते। सेकंड 2 चीज़ जो मेरे प्रैक्टिस में है, जो मैं देखता रहता हूँ कि अक्सर लोग जो है ना, ये बच्चों को चूसनी देते हैं, जो सूजर देते हैं कि बच्चा रोता है, भाई रोता है तो आपने इसका क्या फ़ायदा है, इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, फिर मुँह में डालते हैं, तो बच्चों को जर्म्स, इन्फेक्शन, जरासीम जाते हैं और बच्चों को मोशन होते हैं।
तो देखो अगर एक बड़े आदमी को मोशन हो जाए तो फिर देखो उसके टांगों में दम खत्म हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। वो तो छोटा बच्चा होता है या 4 महीने का या 2 महीने का या 5 साल का, उसको अगर मोशन लगे और साथ उल्टी लगे तो बच्चा निडाल होता है। ऐसा ही तो इसी वजह से साफ तो सफाई का, हाइजीन का अगर ख्याल रखेंगे तो ये गैस्ट्रो नहीं होगा। हाँ, इम्यूनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट टीका हमारे पास है छोटे बच्चों के लिए कि वो बचपन में हमारे हिफाजती टीके में ये रोटा वायरस का एक वैक्सीन मिलता है। जी। वो अगर हम उसको बच्चों को पिलाएं तो 2 टीके होते हैं, एक 2 महीने पे, एक 4 महीने। तो इंशाल्लाह उसमें इतनी ताकत होगी, इम्यूनिटी होगी कि अगर कोई जरासीम भी, वो वायरस भी बच्चे के अंदर जाए तो उसको मोशन नहीं होंगे। इसी वजह से मैं बार बार उस पर ताकीद करता हूँ और स्ट्रेस करता हूँ कि बच्चों को हिफाजती टीका का कोर्स ज़रूरी है। इसमें एक डायरिया का से प्रिवेंशन के लिए भी हमारे पास ये हथियार वैक्सीन मौजूद है जो कि हुकूमत पाकिस्तान फ्री में देती है, बतौर हथियार के तौर पर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने भी तस्करा किया नमूनिया का और ख़ास तौर पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है बिलखुसूस सर्दी का, तो किस कदर ख़तरा है और इस वक्त ओपीडी में आपके पास कैसे कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। आजकल कराची में काफ़ी, कराची में तो खैर सर्दी नहीं होती, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा लेयर आ जाती है, कुल बलूचिस्तान से थोड़ा ठंडी हवाएं आती हैं तो फिर सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर 4-5 तक गिर जाता है। इस मौसम में जब भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेसेस, नमूनियाज, फ्लूज़, बच्चों की बुखार होता है, पसलें चलती हैं और सांस का मसला होता है, फिर ये उसका रेशो बढ़ जाता है। अभी भी अगर हमारे पास अस्पताल में 400-500 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 1/3 पेशेंट यही नमूनियाज और ARIs और फ्लू के होते हैं। तो इसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को तो नमूनिया का भी हमारे पास वैक्सीन है, वो अगर लगा होगा तो इंशाल्लाह बच्चों को नमूनिया नहीं होगा, ठीक है, हमारे हिफाजती टीकों में। दूसरी बात यह है कि आपको पता है पाकिस्तान में गुरबत बहुत है। एक बंदे को अगर फ्लू है, एक कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, फैमिलीज़ बेचारे का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एक कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं, एक को नज़ला खांसी है तो उसी कमरे में सब लोग रहते हैं और क्राउडिंग की वजह से तो इन्फेक्शन सबको लग सकता है। तो नंबर 2 तो कोशिश करें कि जिसको फ्लू है वो ज़रा अपने आप को सफाई का ख्याल रखें और एहतियात करें। दूसरी बात है वो जब छींक खांसे तो अपना मुंह को ढांपे रखें। हाँ, बार बार हाथ धोएं और किसी बच्चे को उठाने उससे पहले अगर किसी को फ्लू है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सफाई का ख्याल रखें, अगेन हाइजीन का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन लगाएं। और अगर बच्चे सर्दी का लहर चल रही है तो अक्सर बच्चे घरों में तो रोक नहीं सकते, तो उसको गर्म कपड़े पहनाएं, टोपी पहनाएं ताकि पूरा कवर हो। जो शूज़ पहनाएं वो अगर आगे पीछे ताकि उसको ठंड न लगे और उसको इन्फेक्शन ना हो, उसको नमूनिया ना हो। तो ये प्रिकॉशन ज़रूरी है और फिर बच्चे को इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ाए, उसको न्यूट्रिशियस डाइट अगर अफोर्ड कर सके वो प्रोटीन्स बढ़ाएं, अच्छे फ्रूट्स खिलाएं, तो इंशाल्लाह बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होगी और उसको नमूनिया, ये फ्लू वगैरह नहीं होती इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ लाजिम तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आजकल मतलब आप ये समझ लें कि जैसे दुखती रग हो गया है माशरे में, वो है माँ का दूध। एक तो ये हो रहा है डॉक्टर साहब कि आजकल ज़्यादातर इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि एक तो माँओं को ज़्यादा दूध आ नहीं रहा उनकी छातियों में, और अगर आता भी है तो कई औरतें जो हैं वो मतलब फ़िक्र ख़राब जो है वो होने के डर से दूध पिलाती भी नहीं। तो एक तो ऐसी माँओं को आप क्या कहना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जिनकी छातियों में दूध नहीं उतरता तो बच्चों की ज़ाहिर बात है ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती, तो उन्हें अमूमी तौर पर ये होता है कि कोई ना कोई डब्बा लिख दिया जाता है दूध का। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि सर आया कि ये जो डब्बे लिख के दिए जाते हैं तो ये क्या इतने सूदमंद हैं कि बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती है? अगेन आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन जी। और इवन कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि सारी माएँ पैदाइश के बाद कम से कम 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं। ये कुरान शरीफ में लिखा है जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह की किताब में लिखा है कि सारी माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक कम से कम दूध पिलाएं, तो उसमें यकीनन फ़ायदे हैं। बीइंग ए डॉक्टर हमें अभी पता चला कि तो इसमें माँ की दूध बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। एक आइडियल डाइट है, जिसे हम आइडियल अपने ज़िंदगी में देखते हैं ना, मेरा मोबाइल भी आइडियल हो, मेरे पार्टनर भी आइडियल हो, मेरी गाड़ी भी आइडियल हो, इस तरह ये जो पार्टनर तो ज़्यादा देखते हैं वैसे लोग, इसलिए तो ये जो दूध है ये भी एक आइडियल न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। उसमें माँ के लिए भी फ़ायदे हैं, बच्चे के लिए भी फ़ायदे हैं और अवाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदे हैं। तो अभी अगर मैं इस पर बात करूँ तो बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन आपका क्वेश्चन बचा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा कि माँ कहती है दूध नहीं आता, अगेन ये गलत बात है। एक देखो बच्चा पैदा हो जाता है ना तो दूध भी बच्चा ला देते हैं तो दूध भी आता है। असल चीज़ आपको काउंसलिंग करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टरों को चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए, हमारे डॉक्टरों को कि माँ को काउंसल करे कि भाई आपका बच्चा आएगा, ब्रेस्ट प्रिपरेशन होगी, आपने कराना होगा, आपने पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध पिलाना है, माँ के दूध के फ़ायदे ये हैं। और इसमें क्या माँ के लिए थोड़ा सा और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है। सपोज अगर एक एवरेज खातून 2300 कैलोरी लेती हैं, 2 टाइम खाना या 3 टाइम खाना खाते हैं, तो एक्स्ट्रा मील ले ले तो उसकी शक्ल सूरत पे कोई फिगर, उस पर शक्ल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि माँ अक्सर कहती हैं कि मैं अगर दूध पिलाऊँ तो मेरी शक्ल ख़राब हो जाएगी, हालांकि ये रिवर्स है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। दूध अगर माँ पिलाती है, नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया, लैक्टेशन होगा, माँ दूध पिलाएगी, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर दूध पिलाएगी तो उसकी शक्ल सूरत ख़राब नहीं होगी। हाँ, अगर दूध वो नहीं पिलाएगी तो पिगमेंटेशन हो सकती है, माँ मोटी हो सकती है और उसकी डिसफिगरमेंट हो सकती है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को आप आल्टर नहीं कर सकते। माँ को चाहिए कि अपना दूध पिलाएं। ये डब्बे मब्बे न पिलाएं। डब्बों की आपको पता है एक बच्चों को मोशन लगते हैं। आज इस महंगाई में देखो एक डब्बा 1800, 2000, 1500 का आता है। एक एवरेज आदमी का जो सैलरी है 30,000, 25,000 रुपये, और अगर वो डब्बे ख़रीदेंगे तो एक तो उसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होगा फैमिली में। इसके अलावा बच्चों को प्रॉब्लम हो सकते हैं, आइडियल न्यूट्रिशन भी नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि देयर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों को कोई दवाई की ज़रूरत है या कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गर्मी का मौसम है, आजकल तो माशाल्लाह सर्दी का मौसम है, कि गर्मी का मौसम है बच्चों को पानी पिलाऊं। नहीं, बिल्कुल पानी नहीं पिलाऊं। माँ को बताते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, और जब भी बच्चे को सीने के साथ लगाते हैं उस वक्त 1 गिलास पानी पिएँ, तो आपका पानी जो है ना वो बच्चे के में चला जाएगा। और अगर दूध के रास्ते, हाँ, दूध के रास्ते, और वो जो माँ का दूध है उसमें अगर आप निकाल दें, सपोज 1 गिलास दूध निकाले, 1 कप निकाल, उसमें जो है ना 80-70% पानी होता है, रिमेंबर। इसी वजह से माँ अगर ज़्यादा पानी पिए, वेल हाइड्रेट हो, तो उसके सेहत भी असर नहीं पड़ेगा, दूध भी सही उतरेगा और बच्चे की भी सेहत सही रहेगी, और बच्चा भी मुख्तलिफ बीमारियों से, खासकर गैस्ट्रो से और नमूनिया से और ओटाइटिस मीडिया से, डॉक्टर लोग अगर सुन रहे हैं तो उसको फ़ायदा होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है जी। कि माँ के दूध पिलाने से बच्चा ताबेदार होगा, बॉन्डिंग हम उसको बोलते हैं। ये बच्चा जब बड़ा होगा ना तो वो माँ का मामता जिसे बोलते हैं, वो बहुत ख्याल रखेगा। अभी भी जब मैं अपने माँ बाप को याद करता हूँ, माँ मुझे याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है। अब इस दुनिया में हमारे नहीं है, अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए। तो माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है, एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन हो जाती है माँ के दूध के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क़ुर्बत का एहसास हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यकीनन आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो आप वालिदैन की काउंसलिंग भी करते होंगे, तो मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे लोग आते हैं या जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आप ये बताएंगे कि लोगों को यहाँ पर कन्विंस करने में किस कदर आसानी या किस कदर मुश्किल है? इस तरह आपने पहले इंटरव्यू में कहा कि मेरी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हो गए। मैंने कराची के तकरीबन सब अस्पताल, बड़े अस्पतालों में काम किया है। अभी आजकल मैं यहाँ मुर्शिद में 2 दिन के लिए आता हूँ, और यहाँ के जो आपको पता है कि मुर्शिद हॉस्पिटल थोड़ा सा सिटी से बाहर है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब मैं राउंड करता हूँ तो यही प्रॉब्लम मेरे लिए है कि ये माँ का दूध डब्बे में जब देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, और माँ से जब मैं बात करता हूँ कि भाई अपना दूध क्यों नहीं पिलाते, तो कहते हैं मेरा ऑपरेशन हुआ है। हालांकि ऑपरेशन की वजह से कोई दूध उतरने में कोई मसला नहीं होता है। इवन हम ये बच्चों को मैं वर्कशॉप भी कराता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग पे, इवन अगर माँ का ऑपरेशन भी हो जाए ना और एज सुन एज वो बेहोशी से निकले तो बच्चे को हम उसके ऊपर लिटाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जब बेहोशी से गुजरे माँ के ऊपर आप उस बच्चे को लिटा दो, और बच्चे को फीडर जो है ना उसका ब्रेस्ट उसके मुंह में और दूध उतरेगा, और या इस तरह ग्रेजुअली जो है ना एस्टेब्लिश होगा। तो मतलब ये है कि कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। दूसरी बात, जिससे पहले हमने डिस्कस किया कि माँ कहता है मैं बीमार हूँ, मैं दूध कम आता है, तो हम माँ को काउंसल करते हैं कि भाई आप अगर बीमार हैं तो इलाज करो लेकिन माँ का दूध पिलाओ। इवन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है,
हम उसमें भी एब्सोल्युटली मना नहीं करते। हाँ, हम बोलते हैं कि आप टीबी का इलाज करो, थोड़े हफ्ते के लिए, कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप ये जब दवाई ले लें, इसके बाद फिर माँ का दूध शुरू करो। तो हम इस तरह काउंसल करते हैं कि भाई आप अपना न्यूट्रिशन बढ़ा दें, आप रेस्ट करें, आप प्राइवेसी का ख्याल रखें और थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं, खुश रहें, तो आपका दूध उतरेगा और बच्चे के लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। और इवन आप ये जो डब्बे हम बाहर से मंगवाते हैं ना, ज़र मुबादला, उससे भी होगी तो पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सर। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा सर कि 1-2 सवालात ऐसे हैं जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली मैंने जो इनिशियल एजुकेशन अपने गांव में की, मेरा जो ताल्लुक़ है लक्की मरवत डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, लक्की KP में, आई बिलोंग टू लक्की मरवत। तो मैं जब मैट्रिक में था तो मेरा एक उस्ताद था, उसके 2 बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। और मैं अभी आपको बताऊं कि वो टीचर जो है ना, मैं क्लास का मॉनिटर होता था। उस ज़माने में जो थोड़ा सा एक्टिव और कॉम्पिटेंट लड़के होते तो क्लास के मॉनिटर होते थे। आजकल पता नहीं क्लास क्या गाइड बोलते हैं। तो मुझे बोलता था कि मशाल खान, मेरे 2 बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप में भी वो जर्म्स हैं, थोड़ा सा मेहनत करो, आप भी डॉक्टर बनेंगे। तो मैंने कहा ये डॉक्टर क्या चीज़ है? तो मैंने जब देखा कि यार ये तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब डॉक्टर हमारे गाँव में आते थे उस वक्त डॉक्टर नहीं होते थे, कोई नर्सिंग मेडिकल वाला या कंपाउंडर किसी को टीका लगाते थे तो हमारे लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। चरपाई और बेड और खाना और नाश्ता, डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रोटोकॉल देते थे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी चीज़ है। तो उससे मैं इंस्पायर हो गया और फिर मैंने कहा मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। और फिर मैंने मेहनत की और अल्लाह के फजल से फिर मैंने KMC से, खैबर मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से बेस किया फ्लाइंग नंबर्स में। इसके बाद फिर किस्मत ने मुझे कराची में लैंड कर दिया। यहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन की, DCH किया, MCPS किया, FCPS किया। अभी मेरी 30 ईयर एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मैं प्रोफेसर हूँ और बस आपके सामने। यानी सर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पर इसी तरह सलामत रखे और आप मुल्क कौम की खिदमत करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही ख़ास पैगाम जो कि आप हमारे व्यूवर्स को जो है वो देना चाहें, तो लेकिन इसमें साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं और भी करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रीजनल हमें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना जो पैगाम है ये आप पश्तो में दें। सही बात है, ताकि जो रीजनल है ना सर, आपको पता है कि यहाँ पे कई लोग इस तरह के हैं कि जो उर्दू भी सही तरीके से नहीं समझते। इस जो मुर्शिद हॉस्पिटल में हर किस्म के लोग आते हैं जी। पश्तो स्पीकर भी आते हैं, बलोची भी थोड़ी बहुत मुझे आती है, पर्शियन भी मेरे पेशेंट हैं माशाल्लाह आते हैं इधर हब की तरफ से। जी जी जी। और सिंधी और बल्लू और हर एथनिसिटी के पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो आपने जब रिक्वेस्ट की तो मैं पश्तो में बात करता हूँ। जी सर बिल्कुल, खासकर हमारे पठान दोस्तों के और भाइयों के लिए। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। हाँ, चिदा माशुमानो चिकमे यो रिक्वेस्ट खुदा दे कि माशुमानो तखपल हिफाजती के कोर्स ज़रूर वो लगाए। अखपला दाम 11 कम ख़तरनाक बीमारियाँ नहीं देने बच के और दे कि क्यों चंद नुकसानात नस्ता बल्कि फ़ायदे डी दी और उसका माशुमा दे 10-11 ख़तरनाक बीमारियों में महफूज भी दे कोर्स कंप्लीट कोर्स बहुत ज़रूरी थी नंबर 1। और दे सरकार तो पैसे ना खली और मुर्शिद अस्पताल से और सरच कमनोर अस्पतालों दी EPI फ्री लगे नंबर 1। दूसरी बात यह है, दोमा खबर अदा कि नन सबा मौसम यख था नखपलो माशुमान होता सो हाइजीन ख्याल साथे और माशुमान चे यख तबार वजी नता सो गर्म कपड़े और चवे टोपे और चवे और माशुमान में सख्ती से कल खैर था 2 दिन लो बेकवी लेकिन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के और बल दादा चे माशुमान बीमारान सी और बुखारी भी और सांस मसले नो फ़ौरन दे नज़दीक अस्पताल तजी और सही डॉक्टर से मशवरा कभी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका पश्तों में शुक्रिया अदा करेंगे डेरा मनाना, और दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना चाहेंगे सर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, इंतहाई मशकूर इंतहाई ममनून सर कि आपने वक्त दिया और अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े मेहरबानी डेरा मेहरबानी दा डेर ख़ार शुरू करे दे दा अवेयरनेस प्रोग्राम दे जी सर खल को तम मालूमात कीगी कि भाई डॉक्टर साहब सोई कदे मदे 10% 20% 30% खबर बान अमल की तो इंशाल्लाह 2 माशुमान व महफूज भी
अल्लाह फजल सरा और दो तो फ़ायदा ही और 10 पत्थरों चक्कर बना लगा। आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर प्रोफेसर मिशाल खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फिर राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त।